सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। पाठ का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता की साझेदारी या सत्ता का वितरण कहलाता है। जिस प्रकार के सरकार के जिस प्रकार से हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि इन अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो उसको सत्ता की साझेदारी या सत्ता का वितरण कहा जाता है। तो अब देखते हैं आज के पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? किसको? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो हमारे देश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? हमारे देश को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी और श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में प्राप्त हुई थी। श्रीलंका भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है। प्रश्न पूछ दिया जाए परीक्षा में कि भारत के एक पड़ोसी द्वीपीय देश का नाम बताओ, तो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? वो है श्रीलंका। तो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका है और श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? कहां? बेल्जियम में कौन सा क्षेत्र? डच भाषी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लेमिश। बेल्जियम में फ्लेमिश एक डच भाषी क्षेत्र है। कहां? बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहली है। वहां सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका का प्रमुख सामाजिक समूह है कौन सा है? सिंहली है। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 समूह हैं, एक तो सिंहली और दूसरा है तमिल। तो श्रीलंका में 2 समूह है, एक तो सिंहली है और दूसरा है तमिल। यहाँ यह बोल रहा है कि वहां सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वहां पर बहुसंख्यक सिंहली होने के कारण सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। वो कब किया गया? तो वो किया गया था 1956 में। तो श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कब किया गया? 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत देश में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? भारत यानी हमारे देश में संपूर्ण देश के पूरे देश की सरकार है, सर्वोच्च सरकार है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है केंद्र सरकार। तो हमारे देश में संपूर्ण देश की सरकार को, सर्वोच्च सरकार को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूरोपीय संघ कौन सा संघ है? एक प्रमुख संघ है यूरोपीय देशों का, यूरोपीय संघ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो जो ब्रुसेल्स है वो कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो देखिए विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और यह एक जो मुख्यतः लगभग इसमें 28 देश हैं जिनका एक यह राजनीतिक व आर्थिक समूह है, तो उसको बोला जाता है यूरोपीय संघ। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कहलाता है। शासन के बीच विभिन्न अंग हैं, उन अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का एक तो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, एक होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण बोला जाता है।
हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। आज का हमारा पाठ है सत्ता की साझेदारी, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की कौन सी सरकार है? तो बेल्जियम में एक तो सरकार है केंद्रीय सरकार, दूसरी है राज्य सरकार, और एक तीसरे स्तर की सरकार और है। उस तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? कहां? बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार कहा जाता है? सामुदायिक सरकार कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि बेल्जियम में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? सामुदायिक सरकार कहा जाता है। ये सामुदायिक सरकार क्या होती है? कई भाषाई समुदाय के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार सामुदायिक सरकार होती है। तो सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? कई भाषाई समुदायों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसको क्या बोला जाता है? सामुदायिक सरकार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? कहां श्रीलंका में गृह युद्ध चला था? तो उस गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2009 में। तो श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में हुआ था। तो विद्यार्थी देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, पहले देखते हैं गृह युद्ध का मतलब क्या है। तो गृह युद्ध का मतलब होता है किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई। गृह युद्ध किसे कहते हैं? गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की एक हिंसक लड़ाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? गृह युद्ध बोला जाता है। तो देखिए, वहां यानी श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल समुदायों के मध्य संघर्ष था। कहां? श्रीलंका में किन के बीच? सिंहली और दूसरा समुदाय कौन सा था? तमिल। इन सिंहली बहुसंख्यक है और तमिल अल्पसंख्यक है, इनके बीच संघर्ष था। इनके बीच संघर्ष यानी तनाव के कारण क्या थे? श्रीलंका में सिंहली समुदाय व तमिल समुदाय, दोबारा देखना, सिंहली समुदाय व तमिल समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो पहला कारण था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कायम करने के लिए 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल जो भाषी लोग रहते हैं या तमिल समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच संघर्ष का कारण क्या था? तो एक कारण तो यह हो गया कि श्रीलंका में जो सिंहली बहुसंख्यकवाद होने के कारण है, और 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा कारण, सिंहलियों को नौकरियों में प्राथमिकता देना। तो सिंहलियों को तमिलों की बजाय नौकरियों में प्राथमिकता दी, परिणाम स्वरूप दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जो संघर्ष का कारण बना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स है। तो आपको बताना है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के जो अधिकतर लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा बोलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है? तो हो जाएगा सत्ता की साझेदारी को। लोकतंत्र की आत्मा किसे माना जाता है? सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। सत्ता के विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सत्ता की साझेदारी कहलाती है। तो सत्ता की साझेदारी को क्या माना जाता है? लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? उच्चतर और निम्नतर, इनके बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूह सक्रिय रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र में क्या है? व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति है, किसान है या फिर औद्योगिक समूह के जो मजदूर होते हैं वो संगठित समूह में रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनका जो समूह होता है उस समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हित समूह है। क्या बोलते हैं? उनके वो अपने अपने हित समूह होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है? कहां? बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघात्मक शासन प्रणाली चल रही है। तो बेल्जियम में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है? संघात्मक है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सत्ता की साझेदारी नामक पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग रहते हैं? कहां? बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग रहते हैं? तो देखिए, बेल्जियम में 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। फिर भी बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। तो बेल्जियम में 59% बहुसंख्यक डच रहते हैं, 40% कौन रहते हैं? फ्रेंच लोग रहते हैं, 1% जर्मन भाषा लोग रहते हैं, डच भाषा 59, फ्रेंच भाषा 40 और 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। फिर भी वहां पर जो 40% अल्पसंख्यक हैं बेल्जियम में, जो फ्रेंच लोग हैं, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखिए, इन तीनों अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। इन तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो सारी राजनीतिक शक्ति जनता में निहित है। तो लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, आधार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सत्ता की साझेदारी नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए और आने वाले वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।